नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ हमारी खास पेशकश कलयुग की रामायण में आपका स्वागत है। कभी अफीम के नशे में धुत रहने वाला विस्तारवादी ड्रैगन अब अपने पड़ोसियों को सस्ते कर्ज की लत लगा रहा है। पाकिस्तान को तो उसने पहले से ही तबाह कर रखा है। अब नेपाल भी कर्ज के बोझ तले इतना दब गया कि पहले भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा किया, लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का दुस्साहस इतना बड़ा कि उन्होंने रच डाली एक काल्पनिक रामायण, जिसमें उन्होंने भगवान राम का जन्म स्थान ही बदल दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ओली की कलयुग की रामायण और कैसे वो इसे लेकर बनते जा रहे हैं दुनिया भर और खासकर अपने खुद के मुल्क में मजाक। चीन के हाथों खुद को गिरवी रख चुके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी एजेंडे में जुटे हैं और अब तो उन्होंने सारी हदें लांघ दी है। केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया। ओली ने कहा भगवान राम नेपाल के रहने वाले थे और असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। नेपाली पीएम के इस विवादित बयान को लेकर भारत हिंदू आस्था पर चोट के रूप में इस बयान को देख रहा है। भारत विरोधी एजेंडे में जुटे ओली, भगवान राम पर ओली के विवादित बोल। भगवान राम को बताया नेपाल निवासी। हिंदू आस्था पर ओली की अतिक्रमण नीति। बड़ा सवाल, नेपाली पीएम की चाइनीज बोली कैसे? अयोध्या, भगवान राम की वो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी जिसके भारत में होने से न सिर्फ हर भारतीय को गर्व की अनुभूति होती है बल्कि दुनिया के कई दूसरे मुल्क जो भगवान राम में आस्था रखते हैं भारत को एक अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, मानो वो ये ठान कर बैठे हैं कि चाहे कुछ हो जाए भारत के धैर्य की परीक्षा लेकर ही रहेंगे। चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली ने भारत की उस आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जो हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है। केपी शर्मा ओली ने कहा भगवान राम नेपाली थे और असली अयोध्या भारत के यूपी में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। ओली ने अपने इस अजीबोगरीब बयान को सही ठहराने के लिए जो कुतर्क दिया, उसके मुताबिक जिस अयोध्या का दावा भारत करता है वहां से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुरी कैसे आए? उस समय कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर संवाद कैसे किया गया? यही नहीं, उस दौरान विवाह केवल पास के राज्यों में ही होते थे। ऐसे में कोई भी राजा विवाह के लिए इतनी दूर कैसे आ सकता है? हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन अयोध्याका लागि दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। नेपाली कवि भानु भक्त आचार्य की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केपी शर्मा ओली ने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमारा हमेशा से ये मानना रहा कि हमने राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन उस अयोध्या के राजकुमार को नहीं जो भारत के यूपी में है, बल्कि हमने नेपाल में स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता दी थी। अपनी इस ओछी दलील को सही साबित करने के लिए ओली ने जो दावे किए उसके मुताबिक काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर वीरगंज का एक छोटा सा गांव अयोध्या है और यही असली अयोध्या है। यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। नेपाली पीएम के इस हैरान करने वाले बयान से
संत समाज के साथ पूरा देश गुस्से में है। तो चाहिए वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी को कि कहाँ है अयोध्या, उसका वो डेवलप कराए, उसकी राजधानी तय करे। हमको तो प्रसन्नता होगी कि इसी बहाने ये कम्युनिस्ट शासन में ये राम को मानेंगे तो राम को मानने का काम करें। ये उनको काम करना चाहिए। हैं केवल भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो खराब करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं, युगों युगों से चले आ रहे हैं। तो ये पुराने संबंध हैं, तो उन संबंधों को बिगाड़ने का काम ओली जी को नहीं करना चाहिए। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि नेपाल के पीएम खुद को चीन का गुलाम बना चुके हैं। जो चालबाज चीन इशारा करता है, नेपाल बिना कुछ सोचे समझे उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाता है। लेकिन केपी ओली को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस राम को लेकर भारत की संस्कृति पर चोट की गई, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम का यह मानना था कि सब्र की भी एक सीमा होती है और इसे लांघने का हक किसी को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल हिंदू आस्था के उस पर्वत को लेकर भ्रम फैला रहा है जो राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए हिंदुओं ने 134 साल तक लड़ाई लड़ी। तमाम पक्षकारों और दलीलों को सुनने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि अयोध्या ही श्री राम की जन्मस्थली है। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। 1045 पन्नों के इस फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। आइए आपको राम जन्मभूमि को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला बताते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य ये बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो ये दर्शाता हो कि वो 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदुस्तान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्राओं द्वारा लिखी किताबें और प्राचीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढहाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना एएसआई का अपमान होगा। हालांकि एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया गया। सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। ये सबूत मिले हैं कि राम चबूतरा और सीता रसोई पर हिंदू 1857 से पहले भी यहाँ पूजा करते थे, जब ये ब्रिटिश शासित अवध प्रांत था। रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा हिंदुओं के अधीन था।
भारत के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि हिंदुओं की आस्था पर राजनीति करने वालों की सोच कितनी दूषित है। चीन के सस्ते कर्ज के बोझ तले दबे और खुद को हिंदू राष्ट्र कहने वाले नेपाल के वामपंथी नेता किस कदर ड्रैगन के बीन पर नाच रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कलयुग की रामायण कितनी काल्पनिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल को ड्रैगन ने इस तरह डस लिया कि अब वहां की सत्ता में बैठे हुए लोग चीन की जहरीली सोच के गुलाम बनते जा रहे हैं। पहले भारत के साथ जमीन विवाद को हवा दी गई, वहीं अब नेपाली पीएम ओली की बोली इतनी बेकाबू हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। छोटे देशों को डस रहा ड्रैगन, कर्ज के जहर से कर रहा शिकार। पहले देता है कर्ज, फिर करता है कब्जा। कर्ज देकर रची जा रही कलयुग की रामायण। नेपाल में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा। ड्रैगन ने अपने सस्ते कर्ज के बोझ तले नेपाल को इतना दबा दिया कि वहां के प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं। नेपाली पीएम करोड़ों हिंदुओं की उस आस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसका 5000 साल पुराना इतिहास है, जिसके लिए एक समाज ने बहुमत में होते हुए 100 साल से ज्यादा की कानूनी लड़ाई लड़ी। ये किसी के धैर्य का इम्तिहान नहीं तो और क्या है। पिछले दिनों नेपाली संसद में भारतीय सीमा को लेकर विवाद का रुख अपनाया था। अब पीएम ओली ने जो कहा वो सीधा धार्मिक भावनाओं पर हमला है। श्रीमान ओली जी ने एक बयान, विवादित बयान देकर गुदगुदी पैदा कर दी है। नेपाल में उन्होंने कहा है कि वीरगंज के परसा जिला में कोई अयोध्या गांव है, वहां श्री भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और भारत ने एक नकली अयोध्या खड़ा किया है भारत में। ऐसा बयान देकर ओली जी ने एक नया बखेड़ा शुरू किया है। ये उसी प्रकार से है जिस तरह लिपु लेख के मसले को उन्होंने संवैधानिक दर्जा देकर और फिर उसकी जांच करा रहे हैं। तो शायद ओली जी अब राम के जन्म के भी स्थान की वो ऐतिहासिक जांच कराएंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल में साइनो इस्लामिक गठबंधन उनके पीठ पर है और नेपाल को अफगानिस्तान बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे ड्रैगन का ऐसा जाल है जिसके जहर ने छोटे देशों की सोच को लकवाग्रस्त कर दिया। कर्ज के नशे में ये वही बोलते हैं जो ड्रैगन इनसे बुलवाता है। इसके लिए पहले चीन के कर्ज जाल को समझना जरूरी है। पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका के हम्बनतोटा बंदरगाह के लिए 2007 से 2014 के बीच चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इसे चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया। इसमें 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने लगाया। कर्ज बढ़ने से चीन को दिसंबर 2017 में हम्बनतोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। यही नहीं, श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी चीन को सौंपनी पड़ी। इससे पता चलता है कि कैसे चीन पहले छोटे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेता है, उसे कर्जदार करता है और फिर उसकी संपत्ति को कब्जा लेता है। इस पूरे वाकये का जिक्र हम नेपाल की वजह से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें उसने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा बता दिया, जबकि ये तीनों ही भारत का हिस्सा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन नेपाल को आर्थिक मदद दे रहा है। आइए आपको ड्रैगन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, यह शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है। 2013 से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्तों से जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति
शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। ये 23 साल बाद पहला मौका था जब चीन के किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया। इस दौरे में जिनपिंग ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 56 अरब नेपाली रुपए की मदद देने का ऐलान किया। तो ये तो है ड्रैगन का मायाजाल, जिसके प्रभाव में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कलयुग की रामायण तक रच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का भगवान राम पर दिया गया बयान, ये ज्ञान भारत के लिए मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं। साथ ही वो इसके लिए अपने देश में भी मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि रामायण और राम विवाह से जुड़े हैं दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते, और इन रिश्तों से जुड़ा है दोनों देशों का प्राचीन इतिहास। भगवान राम के विवाह को लेकर भारत समेत दुनिया में क्या मान्यता है, माता सीता का जन्म कहां हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह बता दें, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से भारत और नेपाल के सदियों से भावनात्मक जुड़ाव के रिश्ते रहे, नेपाल स्थित जिस जनकपुर धाम को राम भगवान का ससुराल मानकर भारत के लोग वहां सदियों से दर्शन करने जाते हैं, उसे लेकर नेपाल के पीएम का यह कहना कि राम नेपाल के निवासी थे, एक बेतुके बयान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। हालांकि ओली की इस मान्यता को भी समझा जा सकता है। वो एक कम्युनिस्ट हैं और किसी भी धर्म से उनका कोई जुड़ाव नहीं। तो उन्होंने कहा है कि राम नेपाली है, ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और उनके एक तरह से कहा जाए तो उनके ओछी मानसिकता का यह परिचायक है। इस प्रकार का वक्तव्य एक देश के प्रधानमंत्री को कदापि नहीं देना चाहिए। ऐसे में उनसे इस तरह के बयान से ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, ये तो थी नेपाल के पीएम ओली और उनकी घटिया सोच की बात। लेकिन अगर हकीकत के पन्नों को पलटे और श्री राम से जुड़े साक्ष्यों और मान्यताओं को देखें, तो सभी प्रमाण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि श्री राम का जन्म हजारों साल पहले भारत में यूपी के अयोध्या में हुआ। आज की अयोध्या उस समय राजा दशरथ की नगरी हुआ करती थी, और श्री राम का जन्म राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था, जिनका विवाह जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। जनकपुर आज की तारीख में नेपाल में पड़ता है। लेकिन यहां एक और तथ्य है जो बेहद रोचक है। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब राजा जनक यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम राजा जनक ने सीता रखा था। लेकिन यह बात नेपाल के कम्युनिस्ट पीएम को समझ में नहीं आएगी। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म स्थान के बारे में अनर्गल राग आलाप रहे हैं। उनसे कहना चाहते हैं भारत की जनता के तरफ से कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में अनर्गल बयान देना बंद करें। आप जानते हैं वामपंथी हैं जिनका कोई न नीति है, न सिद्धांत है, न धर्म है, न पहचान है, और इसके कारण वह अनर्गल बयान दे रहे हैं चीन के इशारे। श्री राम को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग लोगों की भावना जुड़ी है। इसे कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2018 में जब भगवान श्री राम के वनवास की समाप्ति पर मनाए जाने वाले दीपोत्सव के त्योहार दिवाली को अयोध्या में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया था, तो इस शुभ अवसर पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सूक भारत की विशेष मेहमान रही थी। बात इतनी भर ही नहीं है, श्री राम को लेकर सदियों से पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि श्री राम का जन्म भारत के अयोध्या में हुआ था, और सालाना लाखों भक्त अयोध्या पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे में नेपाल के पीएम ओली को अब भगवान श्री राम ही सद्बुद्धि दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।